हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक का नाम है हमारा बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। इसमें हम जानेंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है और क्या होती है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं बुक कीपिंग क्या होती है। पहले कॉलम में लिख लीजिए बुक कीपिंग और दूसरे कॉलम में आप लिख लीजिए अकाउंटिंग। पहले हम इनके स्कोप की बात करेंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का स्कोप क्या होता है। तो पहले पॉइंट पे लिख लीजिए आप स्कोप। स्कोप की बात करने से पहले मैं आपको एक वर्ड याद दिलाऊंगा। मैंने आपको याद कराया था IMRCSAC। इसका मतलब आप जानते होंगे। आई से हमारा क्या था, आइडेंटिफिकेशन। एम से था मेजरमेंट। आर से था रिकॉर्डिंग। सी से क्या था, क्लासिफिकेशन। ये पॉइंट आपको पता ही होगा। IMRCSAC क्या होता है, तो आप IMRC का मतलब समझ लो क्या होती है। IMRC का मतलब मैंने क्या बताया था, बिज़नेस के अंदर जितने भी ट्रांज़ैक्शंस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफ़ाई करते हैं, ठीक है? कि कौन-सी ट्रांज़ैक्शन किसमें करनी है उसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं, फिर इसको मेज़र करते हैं मनी की टर्म में, फिर इसको रिकॉर्ड करते हैं कहाँ? जर्नल के अंदर। उसके बाद सी क्लासिफ़ाई करते हैं कहाँ पे? लेजर अकाउंट में। ये आईएमआरसी जो पार्ट है, जो आपके 4 वर्ड हैं, ये आईएमआरसी आइडेंटिफ़िकेशन, मेज़रमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफ़िकेशंस, ये है बुक कीपिंग के पार्ट है। कैसे हैं ये मैं आपको अभी अच्छे से बताऊँगा। उसके बाद क्या बचा हमारा एसएसी। क्या बचा हमारा एसएसी। अब एसएसी का मतलब मैंने क्या बताया था, इसको बाद में कर लेते हैं हम। एसएसी से क्या था, एस से था हमारा समराइजिंग, ए से क्या था एनालाइजिंग एंड सी से क्या था कम्युनिकेट करना यूजर के साथ। यूजर की हम मैं बात करूंगा अभी, यूजर कौन कौन से होते हैं। तो आप समझ गए होंगे आईएमआरसी एसएसी का मतलब क्या होता है। अब इसके हम कर लेते हैं स्कोप की बात, बुक कीपिंग का स्कोप क्या होता है। लिख लीजिए आप मेरे साथ, फिर अच्छे से समझेंगे। बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स बुक कीपिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट रिकॉर्डिंग, कॉमा लगा लेते, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग एंड क्लासिफाइंग। समझ गए होगी। बुक कीपिंग इन्वॉल्व, बुक कीपिंग में इन्वॉल्व होती क्या क्या चीजें, आइडेंटिफिकेशन जैसे मैंने अभी आपको समझाया, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। अब हम अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग के स्कोप की बात कर लेते हैं, मतलब अकाउंटिंग involves समराइजिंग, नीचे लिख लेता हूँ समराइजिंग, फिर एनालाइजिंग 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 एंड इंटरप्रेटिंग। एनालिसिस हो गया एंड इंटरप्रेटिंग
interpreting and communicating to user and communicate to user। समझ रहे हो कि वो क्या है इनका? अकाउंटिंग इन्वॉल्व समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेट टू यूजर। समझ गए होगे, जैसे बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है उसको हम क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एंड क्लासिफाई करते हैं। ये जो इस प्रोसेसेज है ये किस चीज की है? ये बुक कीपिंग की प्रोसेसेज है। फिर हम आते हैं अकाउंटिंग में, उसी ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है, और कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ? बिजनेस के यूजर्स के साथ। अब सेकंड पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं इसके स्टेज की, कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की स्टेज क्या होती है। लिख लो सेकंड पॉइंट आप मेरे साथ, स्टेज, STAGE। स्टेज की बात कर लेते हैं। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग स्टेज क्या होती है? बुक कीपिंग की जो स्टेज होती है वो प्राइमरी स्टेज होती है। इट इज प्राइमरी स्टेज। और जो अकाउंटिंग होती है वो क्या होती है? सेकेंडरी स्टेज होती है। लिख लीजिए, इट इज सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग जो होती है प्राइमरी स्टेज होती है, बुक कीपिंग वो पहले किया जाता है, और बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग जो होती है सेकेंडरी स्टेज होती है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके नेचर की। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है? नेचर की बात कर रहे हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है? दिस इज जॉब इन नेचर। जो बुक कीपिंग होती है वो क्या है? नेचर होती है, जॉब के नेचर से होती है, रूटीन इन नेचर लिख लेना। दिस जॉब इज, अरे सब्ल्यूस लिखना था। दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर। रूटीन इन नेचर। अब उसके बाद हम अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं। दिस जॉब इज, दिस जॉब इज एनालिटिकल, एनालिटिकल इन नेचर। जो अकाउंटिंग होती है वो क्या होती है? एनालिटिकल होती है। देखो नेचर की बात क्या है, बुक कीपिंग जो होती है रूटीन नेचर, जो भी ट्रांजेक्शन होगी बिजनेस के अंदर उसका क्या है? रूटीन बना रहेगा, उसको हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना है, रिकॉर्ड करना है और मेजर करना है। ये सारी चीजें, प्रोसेसेज है, वो रूटीन इन नेचर जो हमेशा रहती है। पर जो अकाउंटिंग होती है वो एनालिटिकल होती है, उसमें एनालाइज करने का काम होता है। देखो ट्रायल बैलेंस हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ है, कैपिटल कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, ये सारी चीजें आप क्या करते हो? एनालाइज करते हो, इसके कम्युनिकेट एनालिटिकल नेचर में आ जाता है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, किसकी बात है? स्टाफ की बात है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की स्टाफ की बात है। लिख लीजिए पहले आप फोर्थ पॉइंट, स्टाफ। स्टाफ की बात कर लेते हैं हम। इट इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। जो बुक कीपिंग होती है वो जूनियर स्टाफ करता है। लिख लीजिए, इट इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। जो बुक कीपिंग होती है वो कौन करता है? जूनियर स्टाफ करता है। अब अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं। इट इज परफॉर्म्ड
बाय सीनियर स्टाफ, और जो अकाउंटिंग में वो कौन करता है, सीनियर स्टाफ कर देता है। ये चीजें आप लिख लेना, नोट बनाते चलना मेरे साथ, जो मैं लिखवा रहा हूँ मैं आपको। फिर पॉइंट में आप लिख लीजिए, स्पेसिफाइड स्किल्स की बात कर लेते हैं इसमें हम। ब्लैक पेन ले लेता हूँ। स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड स्किल्स, क्या क्या स्किल्स की जरूरत पड़ती है? स्पेसिफाइड स्किल्स नीचे लिख देते हैं हम। इसमें हम स्किल्स की बात करेंगे, क्या स्किल्स की जरूरत पड़ती है बुक कीपर को और अकाउंटेंट को। अब पहले ये आप लिख लीजिए बुक कीपिंग का। इट डज नॉट रिक्वायर इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। स्पेशल स्किल्स, अब उसकी बात कर लेते हैं किसकी, अकाउंटिंग की। इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स, इट रिक्वायर्स स्पेशल, और स्पेशल स्पेलिंग गलत हो गई, स्पेशल स्किल्स। स्किल्स की बात करते हैं पहले बुक कीपिंग की। बुक कीपिंग करने के लिए किसी भी स्पेशल स्किल्स की रिक्वायर नहीं पड़ती है, बस आप कॉमर्स बैकग्राउंड से 12th पास होने चाहिए, या फिर आप बीकॉम करे हुए होने चाहिए। ये सब, ये चीजें आप पे हैं तो आप एक बुक कीपिंग कर सकते हैं। पर अगर आपको अकाउंटिंग करनी है, इसके लिए आप पे स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए, जो कि एक सीए के पास होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है। वो भी जरूरी पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। लिख लो मेरे साथ आप, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सब समझेंगे हम अच्छे से। बस अभी आप लिख लो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है। पहले इसके बारे में हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर इसके बाद मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से। इट रेफर्स टू द, लिख लो पहले इंग्लिश, इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेटेड टू द प्रोसेस ऑफ, और टू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंक्लूड होता है, क्या क्या चीज इंक्लूड होती है भी लिख लेते हैं, ये भी जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, क्या चीज इंक्लूड रहेगी, पहले तो लिख लेते हैं स्टेप बाई स्टेप। इंफॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट है, ए डाल लो पहले, फिर दिक्कत है। ब्लू मार्कर, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके लिए हम क्या करते हैं, पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं। इसको ब्रैकेट में, अरे जी क्यों कर दिया, पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद
बी में क्या है? इंफॉर्मेशन, सेम सी रहेगी, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। इसके लिए हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट तैयार करते हैं। इसके लिए बैलेंस, नीचे लिख लो शीट, इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं, इसको भी ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सी में क्या रहेगा हमारा? इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू, रुको पहले लिख देता हूँ अच्छे से, सेम इंग्लिश, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले काम करो, स्टेटमेंट आप बाद में लिखना, पहले आप लिख लो कैश फ्लो। इसके बाद ब्रैकेट बनाओ, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलो इतना ही है, इसमें मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ एक एक पॉइंट। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो रेफर होती है किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और ये जनरेट होती है किससे? बुक कीपिंग की प्रोसेस से जनरेट की जाती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है वो रेफर होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और जो जनरेट की जाती है किससे? बुक कीपिंग से। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड क्या होता है? एक तो हमारा होता है कि बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये इंक्लूड होते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, जो कि आप आगे सीखेंगे। उसके बाद इसमें फाइनेंशियल पोजीशन भी रिलेट होती है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, ये हम किस में जानते हैं? बैलेंस शीट में। इसके लिए हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। एक और पॉइंट है हमारा लास्ट, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैश फ्लो। बिजनेस बिजनेस के अंदर कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, मतलब कैश कितना आपके पास इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है। इसके लिए हम क्या करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, जो कि आप 12th क्लास में सीखेंगे। 11th में इसका आपका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं रहेगा, नजर भी नहीं आएगा। ये आप सीखोगे कहाँ पर? 12th में। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप जान गए होंगे क्या होती है ये। उसके बाद हम बात करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो जान गए हो, पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव क्या होती है वो भी हम जानेंगे। चलो लिखते हैं, मेरे साथ लिख लीजिए आप, ब्लैक मार्कर पहले लिख लीजिए। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर, CHARACTER, कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नीचे इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, करो देखते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें पहले हम बात कर लेते हैं क्या क्या चीज होती है। एक तो होती है हमारी रिलायबिलिटी होती है, रेलिवेंस होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी होता है, और कंपेरेबिलिटी होती है। पहले हम रिलायबिलिटी की बात कर लेते हैं, क्या होती है रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी, पहले हम बात करें किसकी? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है? रिलायबल होती है। कैसे होगी मैं बताता हूँ, पहले लिख लो आप। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी मस्ट बी रिलायबल। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या होता है? भरोसा किया जा सकता है, ऐसी होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन
इस पे क्या होता है, भरोसा किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे रेलिवेंट की, कि रेलिवेंट क्या होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी। रैली राइटिंग थोड़ी ज़्यादा बेकार बनती है, और वो लग रहा है। रुको पहले इसे इरेज करो। रेलिवेंस अच्छे से लिखेंगे ना, बच्चों को समझ भी तो है, इस तरीके से लिखना है। सेकंड पॉइंट में क्या आएगा, रेलिवेंस। अब रेलिवेंस क्या होता है, इसको भी पहले लिख लेते हैं, फिर एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से कि रेलिवेंस क्या होता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लिखने से पहले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन must be relevant, must be relevant to the user, to the user, which helps in, which helps in decision making, which helps in decision making। थर्ड पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी, फिर से ब्लैक मार्क। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा हमारा, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होता है ये भी समझेंगे, पहले लिख लीजिए इसकी इंग्लिश क्या होगी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन, अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन that the information must be, that the information must be, that the information must be presented to presented presented in such a, in such a manner that user are, manner that user are able to understand, able to understand easily। उसके बाद लास्ट है हमारा कंपैरेबिलिटी, उसको भी समझ लेते हैं, लिख लेते हैं पहले, फिर समझेंगे तो बाद में समझा पाएंगे। देखो कंपैरेबिलिटी, जानेंगे कंपैरेबिलिटी क्या होती है, पहले जानेंगे क्या, पहले लिखेंगे, लिखो आप मेरे साथ, जानेंगे तो बाद में। COMPAR, बच्चे कह रहे हैं सर एबीसी क्यों पढ़ा रहे हो, कंपैरेबिलिटी मीन्स that the user, comparability means that the user should be able to, should be able to, should be able to compare the accounting information, compare the accounting information
लास्ट ही पॉइंट है वैसे भी। और हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे ये भी जानते हैं। अरे कहाँ ये, लिख लो ब्लैक पेन से। कंपेयर जो करते हैं हम दो टाइप से करते हैं। कंपेयर जो करेंगे हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम करते हैं एक इंट्रा फर्म, इंट्रा फर्म कंपेयर। एक होता है हमारा दूसरा पॉइंट, इंटर फर्म कंपेयर। इसको भी हम समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। पहला पॉइंट है हमारा रिलायबिलिटी। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है रिलायबिलिटी होती है, उस पे क्या किया जाता है, जितना जरूरी होता है उतना ही वो प्रोवाइड करती है। रिलायबिलिटी मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है मस्ट बी रिलायबल, जितना जरूरी हो। आप हाईलाइट कर लीजिएगा इसको, रिलायबल को मैं लिख देता हूँ हिंदी में भी, आपको समझने नोट्स में आसानी होगी। रिलायबल मतलब जितना जरूरी हो उतना ही वो प्रोवाइड करती है, जितना जरूरी हो उतना ही वो प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी मतलब रेलिवेंस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू यूजर विच हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, मस्ट बी रेलिवेंट होती है, जिससे यूजर को हेल्प होती है डिसीजन लेने में। इसको भी समझ लेते हैं, एक बार को थोड़ा मौका दीजिए समझने का। थोड़ी गलती हो गई थी, आप उसे सही कर लीजिएगा। रिलायबल मतलब क्या होगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे क्या होता है, भरोसा किया जा सकता है। रिलायबल मतलब क्या करना होगा, भरोसा। लिख लीजिए आप मेरे साथ, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे क्या होगा, भरोसा कर सकते हैं। जो अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन होती है उस पे यूजर क्या कहते हैं, ट्रस्ट करते हैं। रिलायबल मीन्स ट्रस्ट होते हैं, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से, कोई बात। रेलिवेंस मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होता है रेलिवेंट होती है, जितना जरूरी हो उतनी डाटा आपको प्रोवाइड करती है। रेलिवेंट मतलब जितना जरूरी हो, बस यही फर्क हो गया, गलती हो गई थी मेरे से। जितना जरूरी होता है उतना ही आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है यूजर को, मतलब जिससे डिसीजन लेने में हेल्प होती है। रेलिवेंस मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है रेलिवेंट होती है, उतने ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है यूजर को, जितना यूजर को जानना होता है, और जिससे यूजर को डिसीजन लेने में हेल्प होती है। उसके बाद बात आ जाती है हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी की। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन दैट द यूजर इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर दैट यूजर एबल टू अंडरस्टैंड इजीली। मतलब इसमें क्या है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है बहुत ज्यादा आसान होती है समझने के लिए। मतलब इस हिसाब से बनाई जाती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कोई भी यूजर उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब यही है, इस हिसाब से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है जिससे यूजर को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली वो अंडरस्टैंड कर सके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। उसके बाद कंपैरेबिलिटी क्या होता है, कंपैरेबिलिटी मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसको कंपेयर भी किया जा सकता है। दो तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, एक तो इंट्रा फर्म होता है, इंट्रा फर्म मतलब खुद से कंपेयर करते हैं, एक तो खुद से खुद की कंपनी से कंपेयर करते हैं, मतलब खुद की जो बैलेंस शीट होगी, अपनी करंट ईयर की बैलेंस शीट को प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से कंपेयर करते हैं, पोजीशन जानते हैं उसमें, फाइनेंशियल पोजीशन। और इंटर मतलब क्या होता है, किसी और कंपनी से कंपेयर करना, किसी और कंपनी की बैलेंस शीट से कंपेयर करना। किसी और कंपनी लिख रहा हूँ, लिख लो, किसी और कंपनी की बैलेंस शीट से कंपेयर करना, किसी और से हम कंपेयर करते हैं एक तरीके से। ये भी लिख सकते हो आप, या फिर किसी और कंपनी से कंपेयर करते हैं, ये भी लिख सकते हो। तो बच्चों यही था इसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में।
उसके बाद हम समझेंगे कि यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन होते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जिसका आपको अच्छे से काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, वो टाइम अब आ चुका है। इसमें हम जानेंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन से होते हैं। अब हम जानेंगे यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर कौन से होते हैं? लिख लीजिए पहले आप, यूजर ऑफ यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर कौन-कौन से होते हैं? तो पहले मैं लिखवा देता हूँ, फिर आपको समझाऊँगा। पहले होते हैं हमारे ओनर, बिज़नेस के जो ओनर होते हैं, ये भी एक यूज़र होते हैं। जो बिज़नेस के अंदर ओनर होते हैं बिज़नेस के, वो भी यूज़र होते हैं। वो क्यों यूज़र में आते हैं लिस्ट में, ये भी जान लेते हैं। इसकी पहले इंग्लिश लिख लेते हैं। ओनर आर इंटरेस्टेड, ओनर आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये आई सही से बना लेते हैं। टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट और लॉस का देखिए कुछ। सेकंड में होते हैं हमारे मैनेजमेंट। कौन होते हैं? मैनेजमेंट होते हैं। अब मैनेजमेंट कौन होते हैं ये भी हम जान लेते हैं। मैनेजमेंट क्यों यूजर की लिस्ट में आते हैं? बिकॉज, क्योंकि मैनेजमेंट बिकॉज मैनेजमेंट हैज टू टेक, हैज टू, कुछ भी लिख दे रहा हूँ, ये चीज नहीं चलेगी ना। हैज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग, डिसीजन regarding post investment investment and tax law, post investment and tax law। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं हमारे एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय को यूजर में क्यों रखा है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। पहले अंग्रेजी लिखेंगे इसके बारे में। बिकॉज ऑफ सैलरीज एंड बोनस। पहले इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इंटरनल यूजर में आते कहीं ना कहीं। देखो, हाँ, एक और चीज आप तो कर लेना, ये जो तीनों है ना, ये होते हैं हमारे बिजनेस के इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर, वैसे एम्प्लॉयज इस समय तो नहीं है, पहले रखा जाता था। देखो, पहले ओनर, ओनर को क्यों इंटरेस्ट है बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में? क्योंकि ओनर इंटरेस्ट
इसलिए रखते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन क्योंकि उनको जानना होता है कि पूरे साल में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना मेरे को लॉस हुआ है, इसलिए ओनर को यूजर में रखा गया है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्यों इंटरेस्ट होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में? क्योंकि मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है। किस चीज़ का डिसीजन? एग्जांपल पे पूरे साल में बिजनेस ने जो प्रोडक्ट तैयार किया है, उसकी कितनी कॉस्ट आई है, कितना इन्वेस्टमेंट हुई है या फिर फ्यूचर में कितनी कॉस्ट लगानी है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन जानने के लिए मैनेजमेंट को भी यूजर में रखा गया है, वो भी इंटरनल यूजर में। और बात आ जाती है अब एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉयज़ को क्यों इंटरेस्ट होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में? क्योंकि एम्प्लॉय को जानना होता है कि सैलरी या बोनस के बारे में कैसे, अगर बिजनेस या कंपनी कोई भी होगी प्रॉफिट में होगी तो ओनर को सीधी सी बात पता है कि उसकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है या बोनस भी उसको मिल सकता है। अगर कंपनी लॉस में है तो बोनस की कहीं दूर तक बात नहीं होगी या फिर ये हो सकता है सैलरी भी 1-2 महीने की रुक जाए उसकी। इसलिए एम्प्लॉयज को भी रखा गया इंटरनल यूजर में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हमारे बैंक। बैंक की भी बात करेंगे, क्या है पहले लिखेंगे इसके बारे में। बैंक लिख लो आप, BANK। देखो राइटिंग अच्छी करनी होगी ना तो मजा आ गई। BANK। अब बैंक, बैंक को क्यों रखा गया है? बिकॉज यू कैन, बिकॉज बैंक प्रोवाइड लोन टू द बिजनेस, लोन टू द बिजनेस। फिफ्थ पॉइंट पे है, ये है एक्सटर्नल यूजर, ये सब बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गई। उसके बाद बात कर लेते हैं इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर, अब इन्वेस्टर कौन होते हैं? इन्वेस्टर लिख लीजिए पहले आप, पहले लिखने पे ध्यान देंगे, समझेंगे बाद में आराम से। इन्वेस्टर हैज टू टेक, इन्वेस्टर हैज टू टेक, टेक नहीं होगा, इन्वेस्ट होगा वो। इन्वेस्टर हैज टू इन्वेस्ट मनी, इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस, इन द बिजनेस। सिक्स पॉइंट पे आएंगे हमारे क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर की मैं आपको समझाऊँ क्यों है इस लिस्ट में। लिख लीजिए पहले आप, क्रेडिटर। चलो क्रेडिटर के बारे में लिखते हैं पहले। टू डिटरमाइन द क्रेडिटवर्थनेस ऑफ द बिजनेस, टू determine to determine credit worthiness worthiness of the business। सेवंथ पे आ जाते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बाद आते हैं एक पॉइंट पे रिसर्चर्स। रिसर्चर्स गवर्नमेंट को क्यों इंटरेस्ट होता है? वो क्योंकि टैक्स को सेटल करते हैं, टू सेटल टैक्सेस। और रिसर्चर्स को उसका काम है रिसर्च करने का, रिपोर्ट देना। रिसर्च वर्क। देखो इतना ही है इसमें वो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में।
तो पहले हमारे आते हैं इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। जो यूजर होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, मतलब बिजनेस के जो यूजर्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल में कौन कौन से आ जाते हैं? ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज। और एक्सटर्नल में कौन से आएंगे? बैंक, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट और रिसर्चर्स। अब बात कर लेते हैं क्यों इंटरेस्ट होता है इनको। ऑनर को इसलिए इंटरेस्ट होता है कि बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो ये जान सके। उसके बाद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है बिजनेस के अंदर में, और जो प्रोडक्ट तैयार किया गया उसकी कितनी कॉस्ट आई है। और एम्प्लॉयज इसलिए इंटरेस्ट रखते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की उनको सैलरी या बोनस से मतलब होता है कि कंपनी अगर प्रॉफिट में जाएगी तो सैलरी उनकी इंक्रीज हो सकती है या बोनस भी मिल सकता है, और नहीं गई तो लॉस ही होगा, सीधी सी बात है, उनको नहीं मिलेगा कुछ भी। उसके बाद बैंक। बैंक को क्यों इंटरेस्ट होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? क्योंकि बैंक जो होता है बिजनेस को लोन प्रोवाइड करता है, इसलिए बैंक भी इंटरेस्ट रखता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर। इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को इसलिए इंटरेस्ट होता है अकाउंट इन्फॉर्मेशन में क्योंकि इन्वेस्टर क्या करता है? मनी को इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टर कई सारे आ जाते हैं, जैसे आप शेयर होल्डर्स देख सकते हैं, है ना? इशू जैसे कंपनी करती है, तो आप 12th में पढ़ेंगे। इतना जान लीजिए, जो इन्वेस्टर होते हैं मनी को इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, इसलिए इन्वेस्टर को भी हक है अकाउंट इन्फॉर्मेशन जानने का। उसके बाद क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या करते हैं? क्रेडिटर को होने आपको पता ही है, वो क्या करते हैं? वो डिटरमाइन करते हैं कि क्रेडिट वॉर्टनेस, कि कंपनी के ऊपर अलग से कोई वो तो नहीं चलता उधार वगैरह। इन सब के लिए भी क्रेडिटर को भी हक है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जानेगा, कि वो डिटरमाइन कर सके क्रेडिट वॉर्टनेस ऑफ द बिजनेस। और गवर्नमेंट गवर्नमेंट को तो टैक्स सेटल करना होता है, इसलिए गवर्नमेंट को भी राइट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जानने का। रिसर्चर्स। रिसर्चर्स वो होते हैं जो कंपनी की के अंदर रिसर्च करते हैं, इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में रिसर्च भी इंटरेस्ट रखते हैं, उनका भी राइट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानने का। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं, फिर क्लास में आगे कंप्लीट करते हैं, क्यों फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में। डबल एंट्री सिस्टम ये है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। स्विच लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिख लेते हैं हम स्टार। फर्स्ट स्टार है हमारा, स्टार मत दो, आपको तो इम्पोर्टेंट है साइड, ए पॉइंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा फर्स्ट लिख लो आप। इट मीन्स, पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। इट मीन्स a system of accounting, a system, a system of accounting which records, which records both aspect। कौन कौन से एस्पेक्ट हो सकते हैं वो भी लिख लेते हैं, ये एस्पेक्ट है डेबिट एंड क्रेडिट। आई डॉट ए में डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होती है? इट मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ वन एस्पेक्ट। इट मीन्स it means recording of one aspect
ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ ट्रांजेक्शन। ये सिंगल एंट्री सिस्टम, तो उसके बाद बात आएगी हमारे डबल एंट्री सिस्टम की। इट मेंटेन्ड ए कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ इच ट्रांजेक्शंस। इट मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। बी में क्या आएगा? बस अब इसको भी, ये सेकंड है आपका, हमने बी लिख दिया। सेकंड में होगा हमारा, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो known as accounts from accounts from incomplete records, incomplete records। फिर लास्ट पॉइंट हमारा, थर्ड पॉइंट, वो भी लिख लेते हैं, फिर समझाता हूँ आपको अच्छे से। इन द सिस्टम ऑल द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। इन द सिस्टम all accounts are prepared। in the system in the system we maintain we we maintain only personal account, personal account and कैश बुक। देखो लिख तो लिया हमने पूरा कि क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम, इसको मैं एक करके समझा देता हूँ। डबल एंट्री सिस्टम ये मान लो, जैसे एक बड़ा रेस्टोरेंट, ये बड़ा कोई बिजनेस हो गया, मतलब कि पूरा एक बिजनेस हो गया, लिख लेता हूँ बिजनेस। और ये सिंगल एंट्री सिस्टम की आप बात करते हैं, छोटी सी दुकान कोई सी हो गई, आप छोटा सा किराना स्टोर, शॉप छोटी सी कोई है, किराना स्टोर है ना। अब इसके, अब मैं अच्छे से समझा देता हूँ। देखो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होगा, जैसे ये बिजनेस है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ये क्या करेगा, ये सारी चीजें जैसे मैंने आपको पूरा बताया ना, IMRC SSC जो सिस्टम होता है वो पूरा फॉलो करेगा, मतलब कि सारे रिकॉर्ड इसके सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन होंगे, क्योंकि इसको सारी चीजें करनी पड़ेगी, सारे रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर इसके अंदर कैश, इसके अंदर क्या परचेज कोई सामान कर रहा है, जो बिजनेस है कोई सामान सेल के पर्पज से परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उस चीज को, जैसे ये गुड्स को क्या करे, सेल कर रहा है, तो उस चीज के सारे रिकॉर्ड ये मेंटेन करेगा। मतलब वाउचर सारे रखेगा, है ना, आइडेंटिफाई जो करते हैं हम उसमें वाउचर सारे रखेगा, मेजरमेंट जो कर रहे हैं उसके सारे रिकॉर्ड रखेगा, रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री में इसकी रिकॉर्डिंग पूरी रहेगी अच्छे से बिल्कुल, लेजर अकाउंट में इसकी क्लासीफाई अच्छे से रहेगी, समझ रहे हो ना, समराइज में, ट्रायल बैलेंस में समराइज अच्छे से किया होगा, सारी चीज जो होगी P&L अकाउंट, पेड अकाउंट, सारी चीजें अच्छे से बनाया होगा, क्योंकि इसको जरूरत पड़ेगी सारी चीजों की, कि उसका बिजनेस जो है बड़ा है। उसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम में, इस शॉप की मैं बात कर देता हूँ, इसमें क्या है, ये छोटी सी किराने की दुकान है, इसको सारे अकाउंटिंग
करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये थोड़ी बहुत अकाउंटिंग ही करेगा। जैसे इसने क्या करा, पर्सनल अकाउंट बना दिया, कैश फ्लो बना दिया। मतलब इसने क्या किया, सामान खरीदा कोई, जैसे इसने क्या किया, 10,000 रुपए का कुछ सामान खरीदा, तो इसको कुछ नहीं करना है। किसी से उधार सामान खरीदा है, जैसे आप मान लीजिए मिस्टर एक्स से इसने सामान खरीदा है, तो कुछ नहीं करना है इसको, मिस्टर एक्स के नाम से ये बना देगा, हाँ, मैंने परचेज़ किया है फ्रॉम मिस्टर एक्स, उधार सामान खरीदा है। वो अकाउंट बनाएगा मिस्टर एक्स का, या फिर कैश बुक बना देगा ये। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलो ऐसे नहीं समझे, फिर से मैं अच्छे से समझाता हूँ। पहले हम थ्योरी इसकी पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है, फिर अच्छे से समझाता हूँ। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? इट मीन्स अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग व्हिच रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट। जो डबल एंट्री सिस्टम होती है वो अकाउंटिंग का कंप्लीट रिकॉर्ड रखती है, जिसके बोथ एस्पेक्ट होते हैं कि डेबिट और क्रेडिट के। बिजनेस के अंदर डेबिट क्या हो रहा है, मतलब बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। एग्जाम्पल, ये मैंने पेन खरीदा, जैसे एग्जाम्पल पे मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है टीचिंग का, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, ये मैंने पेन खरीदा 100 रुपए का, एग्जाम्पल पे। मैं क्या करूंगा, 100 रुपए का पेन तो मेरे पास आ रहा है, इसको मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। बदले में ये फ्री में तो आएगा नहीं, मेरे रिश्तेदार की तो दुकान है नहीं। उसमें क्या होगा, मैं उसको क्या करूंगा, कैश पे करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? मैं उसको क्या करूंगा, कैश पे करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, पेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरे पास पेन डेबिट हुआ है और कैश मेरे पास से गया है। समझ गए आप? वही अगर सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होगा, मैंने ये पेन खरीदा, मेरी छोटी सी दुकान है, मान लीजिए छोटा सा ही है अपना, मैं क्या करूंगा, पेन है मेरा, ये मैंने पेन खरीदा, इसमें क्या रिकॉर्ड में करूंगा, पेन मेरे पास आ चुका है, एक छोटी सी बुक होगी मेरे पास, इसमें रिकॉर्ड कर दूंगा, हाँ भाई मैंने पेन खरीदा 100 रुपए का। इनकम एंड एक्सपेंस बनाते हैं हम जो ऑफलाइन में, थोड़ा वो इनकम एंड एक्सपेंस बुक ऐसे कुछ होती है, वो उसमें बनाते हैं। पेन लिख दूंगा, 100 रुपए का पेन खरीदा है मैंने, बस ये रहेगा उसमें। और कैश से दिया है क्या किया वो नहीं मेंटेन करूंगा, वो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। समझ गए आप? पेन का एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा। अब पर डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड होता है हर एक ट्रांजेक्शन का। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पेन खरीद रहा हूँ, तो इसका क्या कर रहा हूँ, मैंने इसकी पेमेंट ऑनलाइन की है या फिर कैश की है, इसका मैं कंप्लीट रिकॉर्ड रखूंगा। पर सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होगा, कोई कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होता, बस क्या रहेगा, हाँ भाई पेन खरीद लिया, बस हो गया। इसमें परचेस अकाउंट में भी कर सकते हैं इसको हम। उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, इंटर सिस्टम अकाउंट ऑल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर सारे अकाउंट अच्छे से बनाए जाते हैं, वाउचर से लेके बैलेंस शीट तक। कैसे, देखो, रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो कहाँ, जर्नल के अंदर, उसमें सारे अकाउंट बनाएंगे आप, लेजर अकाउंट अच्छे से प्रिपेयर करोगे, मतलब जितने भी अकाउंट्स होते हैं सारे प्रिपेयर होते हैं। कैश अकाउंट हो गया, वो कैश अकाउंट के बाद आपका आगे परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, जितने भी अकाउंट होते हैं अच्छे से पूरे सिस्टम के तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। पर सिंगल एंट्री सिस्टम में सारे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है, वो क्या करते हैं, सिर्फ पर्सनल अकाउंट बना के बैठ जाएंगे या फिर कैश बुक करेंगे, बस यही है उसमें। तो पूरे चैप्टर में कुछ नहीं था। डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम मेन पॉइंट था, आपने पढ़ ही लिया है। और आज हम जाने वो देख लेते हैं, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम जान चुके हैं क्या होता है, और डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हम जाने थे क्या होते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या थी वो भी अच्छे से जाने थे हम। उसके बाद बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होती है ये भी हम पढ़ चुके हैं आज में। तो चैप्टर यही कंप्लीट करते हैं।